उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अदरवाइज हम लोग सप्ताह में एक दिन हम लोग थोड़ा सा डाउट्स क्लास या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है, Q&A क्लास हम लोग रखेंगे इसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो बाजार की व्यवस्था है, ये जो मार्केट है, ये व्यापार है, ये भारत देश में चलता किस तरह से है। क्योंकि जब तक हम इसकी कड़ी को नहीं समझेंगे, हम आगे अपने आप को एक व्यापारी के रूप में, एक ट्रेडर के रूप में अपने आप को देख नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं भारत में व्यापार की व्यवस्था क्या है, पारंपरिक व्यापारिक व्यवस्था क्या है। और मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जैसा ऑफलाइन में, यानी कि फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से, जैसा वास्तविक रूप से जैसा आप किसी भी चीज को खरीदते और बेचते हैं, ऑनलाइन भी सेम ही चीज है। ऑनलाइन भी सेम ही चीज है। यहां सिर्फ क्या है, मूल जो उसका आधार है सेम है, सिर्फ उसके कार्य करने के तरीके अलग हैं। उसका जो बैकबोन है वो सेम है। एक बार कंफर्म कर लूं, सबको स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, चलिए आते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की पारंपरिक बाजार व्यवस्था क्या है। एक जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों को। पारंपरिक बाजार व्यवस्था, इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे ट्रेडिशनल मार्केट। जो हम लोगों के घर के पास में, बाजू में, हमारे मोहल्ले में हमें जो दुकान दिखाई देता है, जहां से खरीद बिक्री होती है, उसकी क्या व्यवस्था होती है। ट्रेडिशनल मार्केट, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये ट्रेडिशनल मार्केट होता क्या है। चलिए, अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज जो होता है, कोई भी सामान, वो कहीं ना किसी कंपनी के पास होता है। कोई भी सामान या तो मैन्युफैक्चर होता है, या तो उसके पास स्टॉक होता है, तो वो कंपनी के पास होता है। कंपनी के पास होता है, उसके बाद क्या होता है। सपोज दैट मैं मानता हूं कि कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक साबुन है जो कहीं यूपी पे बना है, यूपी में एक कंपनी है, वहां पे बना है, लेकिन हमें यहाँ पे दुकान पे मिल रहा है। तो किस चैनल से वो हमें मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी से डायरेक्ट आता है। मान लो यूपी पे साबुन बना है, यूपी से सीधा आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे जिले पे आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, जिला का जो मेन गोदाम है वहां पे आ गया। वहां से क्या होता है, हम जहां रहते हैं, हमारे आसपास में जो छोटा मोटा एक शहर है, वहां पे आ जाता है। उस गोदाम को हम लोग कहते हैं होलसेलर। होलसेलर बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारे सामने वाले मोहल्ले के दुकान पे आता है, यानी कि गांव में जो आता है, उसे हम कहते हैं रिटेलर। रिटेलर। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, व्यापारी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खरीद रहे हैं। ये तीनों जो हैं, ये लोग व्यापारी हैं। कम रेट में खरीद रहे हैं और ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं, तो उनका अपना कुछ प्रॉफिट बच रहा है। चीज क्लियर है। ये हमारी भारत की बाजार व्यवस्था है। आपके पास कोई भी सामान आपके दुकान पे आ रहा है, तो इसी चैनल से आ रहा है। वो चीज जो है, आटा है, तो मान लिया पंजाब में आटा है, वहां पर पैकेजिंग हो रहा है। अब वहां से फिर आ रहा है हमारे अपने राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर पे, वहां से आ रहा है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास। और रिटेलर जो है सबसे छोटा व्यापारी है,
जो कि सीधा कस्टमर को पैसा देता है, कस्टमर से पैसा लेता है और प्रॉफिट बनाता है। तो अब ये बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर भी व्यापारी है, होलसेलर भी व्यापारी है, रिटेलर भी व्यापारी है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? ये करोड़ों का व्यापार कर रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं लगाने को, इसीलिए उसने क्या किया, पूरा करोड़ों रुपए का एक गोदाम बना लिया। होलसेलर के पास उससे कम पैसा है, वो क्या कर रहा है कि वो लाखों का अपना पूंजी फंसाया हुआ है, लाखों का। और रिटेलर क्या कर रहा है? हजारों में कर रहा है। यानी कि फंड का अंतर है। अगर रिटेलर के पास भी करोड़ों रुपया रहता तो रिटेलर क्यों रहता, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बन जाता? सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे फंड का फर्क है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास फंड ज्यादा है, होलसेलर जो है मीडियम डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास फंड थोड़ा मीडियम में है, और रिटेलर के पास फंड बहुत कम है। ये अंतर समझ में आया? व्यापारी तीनों हैं, तीनों खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तीनों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है तीनों में कि तीनों का फंड का अंतर है, तीनों का पोर्टफोलियो का, तीनों का इन्वेस्टमेंट का अंतर है। ठीक है? तो इसी तरह हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में भी, हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में भी इसी तरह हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में भी अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है जिसे हम कह लेंगे कि बड़े बड़े देश, जो देशों का पैसा लगता है, जो होता है खरबों में, लाखों में, लाखों में नहीं करोड़ों में, खरबों अरबों में, वो एक, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बड़े एजेंसीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े कंपनीज जो पैसा लगाते हैं, उससे हम लोग कह सकते हैं कि उनका करोड़ों का फंड लगता है, माने 100 करोड़ से ऊपर का, 100 करोड़ एंड अबव, उससे ऊपर, है ना? ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। सेकंड में आते हैं जो लोग लगभग लगभग 50 करोड़ या 10 करोड़ से लेके, 10 करोड़ से लेके लगभग लगभग 100 करोड़ तक का अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, 100 करोड़। ठीक है, मीडियम में। और रिटेलर जो होते हैं, रिटेलर क्या है? एक बोल सकते हैं कि 1000 2000 3000 से लेके, 1 2000 3000 से लेके लगभग लगभग 10 करोड़ तक का, 50 करोड़ तक का वो करते हैं। ठीक है? अब देखिए, व्यापारी तीनों हैं, लेकिन तीनों का फंड अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है तीनों के ट्रेडिंग करने के जो क्राइटेरिया होंगे वो अलग अलग होंगे। रिटेलर का मार्जिन अलग होगा, होलसेलर का अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग होगा। तो यहां पर भी तीनों का जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग होंगी, तीनों का ट्रेडिंग का प्रॉफिट अलग अलग होगा, तीनों का अलग अलग होगा। अब ये तीन कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में हैं? डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है कि रिटेलर है? आप लोग बताइए, आंसर दीजिए, अनम्यूट होकर आंसर दीजिए या मैसेज कीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हैं, है सर। होलसेलर हैं कि रिटेलर हैं? रिटेलर सर। ओके, किसने जवाब दिया? बहुत सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताएं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं कि रिटेलर हैं ट्रेडिंग की दुनिया में आज की तारीख में? रिटेलर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी जवाब दिया, यानी कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, इससे ये समझ में आता है। देखिए, हम लोग यहाँ किसी तरह का कोई भाषण नहीं चल रहा है, यहाँ समझने की प्रक्रिया चल रही है, और मुझे फीडबैक मिलता रहेगा तो मैं और अच्छा आप लोगों को बता पाऊंगा, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग रिटेलर के कैटेगरी में हैं। तो ट्रेडिंग में आप जो हैं एक रिटेलर हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, बड़े देशों का जब पैसा लगता है, जब सोने की खरीदारी होती है, जब पेट्रोलियम की खरीदारी होती है, जब डीजल की खरीदारी होती है, तो देश का पैसा लगता है 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। तो वो नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के कैटेगरी में नहीं है। वो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े एजेंसीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के कैटेगरी पे हैं। आप हैं रिटेलर की कैटेगरी पे। ठीक है? तो अब हमें समझना है कि हमें खरीदारी कैसे करनी है।
अब हम सोचेंगे कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से खरीदारी करना है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। होलसेलर के हिसाब से खरीदारी करना है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका फंड रिटेलर के अकॉर्डिंग है, तो आपको खरीदारी भी रिटेलर के अकॉर्डिंग ही करना होगा, खरीदारी या बिक्री। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये तीन जो स्तर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे तीन स्तर मैंने बताए हैं। तीन स्तर जो होते हैं उसे ट्रेडिंग की भाषा में हम कैसे समझते हैं। मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेडिंग में भी तीन स्तर के लोग होते हैं। ठीक है, तो आप जो हैं आप रिटेलर की कैटेगरी पे हैं। अब आप समझेंगे कि रिटेलर जो होते हैं उनको किस लेवल पे कैसा ट्रेडिंग करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। अब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान खरीदेगा, क्या लगता है कि वो, अगर मान लिया कोई भी चीज खरीद रहा है, आलू खरीद रहा है, तो क्या वो 1 किलो आलू खरीदेगा क्या डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर 1 किलो नहीं खरीदेगा, वो पूरा एक गोदाम आलू खरीदेगा, है कि नहीं? 1 किलो थोड़ी खरीदेगा वो। अब जो होलसेलर है, क्या वो 1 किलो खरीदेगा क्या? वो भी 1 किलो नहीं खरीदेगा, वो कम से कम, मतलब कितना बोरा खरीदेगा उसका कोई गिनती नहीं है, 500 1000 बोरा खरीदेगा होलसेलर जो है। अब जो रिटेलर है, रिटेलर हो सकता है उसके दुकान पे डिपेंड करता है, वो 5 बोरा खरीदे, 10 बोरा खरीदे, है ना। और कस्टमर जो है, कस्टमर अपना 1 किलो 2 किलो आधा किलो खरीद सकता है। लेकिन अंतर क्या पाया जा रहा है कि तीनों की खरीदारी करने की जो कैपेसिटी है, तीनों का खरीदारी करने का जो रेंज है वो अलग अलग है। तो आपको समझना है कि एज ए रिटेलर, रिटेलर के तौर पे आपको कितना लेवल पे खरीदारी करना है। ठीक है, ट्रेडिंग में कोई भी चीज को, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, 1 रुपया 2 रुपया, 1 किलो 2 किलो, 1 लीटर 2 लीटर, 1 मीटर 2 मीटर, इस तरह से खरीदा और बेचा नहीं जाता है, वो फिजिकली भी नहीं होता है। कोई भी होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो है आधा किलो आलू खरीद के नहीं बेचेगा, बेचने वाले लोग ऐसा नहीं खरीदते हैं। और अंडा भी खरीदेगा तो एक अंडा खरीद के या 5 अंडा खरीद के थोड़ी बेचेगा, वो क्या करेगा, एक ट्रे खरीदेगा पूरा पूरी। अगर किसी को पेप्सी थम्स अप बेचना है तो वो पूरा कैरेट खरीदेगा, पूरा कैरेट। ऐसा नहीं कि 3 गो पेप्सी ला के दुकान पर रख दिया और 3 गो बेचेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिजिकली जो हो रहा है ना, ऑनलाइन में भी सेम टू सेम वही होता है। तो आप जो भी चीज खरीदेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, वो आप 1 2 3 4 5 7 ऐसा नहीं खरीदेंगे। वहां जो आप खरीदेंगे, जैसे हम लोग अगर पेप्सी खरीद रहे हैं एक कैरेट में, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 1 लोट पेप्सी खरीदा है। हम अंडा खरीद रहे हैं 1 कैरेट, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 1 लोट अंडा खरीदा है। कितनी संख्या होती है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 30 होता होगा एक लोट अंडा में, या एक ट्रे जो पेप्सी थम्स अप कोको कोला वगैरह रहता है, वो हो सकता है 20 30 होते होंगे, लेकिन एक तो नहीं होता है। वो एक गिनती रखा गया है कि 1 लोट में इतना होता है। ठीक है, Jom, वो लोट क्या है, apa जिसमें mau ini Jom? Jom. किन्हीं का अनम्यूट है, उनको म्यूट कर लें। तो लोट क्या होता Oh, है bukan Mi. कि म्यूट कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। कर दिया मैं। ओके ओके ओके, जरा देखिएगा। तो लोट क्या होता है, लोट एक समूह होता है जिसको आपको खरीदना होता है। आप 1 2 3 4 नहीं खरीद सकते हैं। जो एक लोट बनाया गया है ब्रोकरेज के द्वारा, ब्रोकर के द्वारा, वो पूरे विश्व पे वैसे ही रहता है। एक ब्रोकर का जो है दूसरे का भी वही रहेगा, है ना। जो एक नियम बनाए गए हैं उसके आधार पे आपको खरीदारी करना होता है। तो चलिए आप देखते हैं जो सबसे बड़ा प्लेयर है, यानी कि सबसे बड़ा प्लेयर यानी इंस्टीट्यूशनल मनी, बैंक्स का पैसा, देश का पैसा, जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जो हजारों करोड़ लगाते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है लोट का अलग अलग साइज सबके लिए। अब 3 लेवल का क्या क्या साइज होता है, लोट समझ में आ गया। कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं ट्रेडिंग में तो लोट से खरीदते हैं, 1 लोट 2 लोट 5 लोट, 0.5 लोट, आधा लोट, 1/4 लोट, ऐसा खरीदते हैं।
ठीक है। तो हर मटेरियल का, हर सब्सटेंस का अलग अलग यूनिट होता है। अब आलू को खरीदेंगे तो किलो में खरीदेंगे, तेल को खरीदेंगे तो लीटर में खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे तो मीटर में खरीदेंगे। उसी तरह ट्रेडिंग में जो भी चीज खरीदते हैं उसको लोट में खरीदते हैं। अब केला खरीदेंगे तो किलो में थोड़ी खरीदेंगे, वो तो दर्जन में खरीदेंगे ना, एक दर्जन में 12 केला। उसी तरह लोट में, अब एक लोट में कितना यूनिट होता है अब इसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो लोट होता है, जो बड़े प्लेयर लोग जो जिसमें खरीदारी करते हैं, पहला लोट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लोट। स्टैंडर्ड लोट ये कितना का होता है? स्टैंडर्ड लोट यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड लोट है वो कितना का होता है? स्टैंडर्ड लोट होता है जो हम लोग बोलते हैं एक लोट। एक लोट कहां गया इसका कर्सर? अच्छा इधर है कर्सर। एक लोट, एक लोट हम खरीदेंगे। ठीक है। एक लोट का मतलब होता है जो भी हम खरीद रहे हैं उसका जो संख्या है, उसकी जो गिनती है 1 लाख होगी। एक लोट हम खरीदे माने जो भी हम खरीदते हैं वो 1 लाख पीस खरीदे। अगर हम यूएस डॉलर खरीदे तो 1 लाख टू खरीदे, अगर हम जापानीज येन खरीदे तो 1 लाख टू खरीदे। जो भी खरीदे उसका इकाई के हिसाब से 1 लाख टू खरीदे। ठीक है। ये हो गया बड़े प्लेयर्स के लिए। अब 1 लाख तो आप खरीद नहीं पाएंगे। एक लोट आप खरीद पाएंगे क्या? एक लोट खरीदना माने 1 लाख पीस खरीदना उस चीज का। यानी कि हम अगर यूएस डॉलर 1 लाख खरीदेंगे तो 1 लाख डॉलर का अगर इंडियन रुपी से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा? आप खरीद ही नहीं पाएंगे। 1 लाख गुना 97 या 100, तो 10 करोड़ के आसपास होगा सिर्फ एक लोट। एक लोट खरीदने में आपको 10 करोड़ लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस लोट को आप खरीद नहीं पाएंगे, ये आपका लेवल का लोट है ही नहीं। ठीक है। तो ये हो गए बड़े प्लेयर्स के लिए एक लोट। ठीक है। अब सेकंड जो होता है स्टैंडर्ड लोट के बाद, सेकंड जो होता है ये होता है मिनी लोट। ये होता है स्टैंडर्ड के बाद मिनी लोट। ये लोट क्या है? साइज है, एक क्वांटिटी है कि हम कितना खरीद सकते हैं। तो पहला तो 10 करोड़ का तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो एक लोट का तो कभी सोचिए ही मत कि आपको एक लोट लगाना है कभी। मिनी लोट, मिनी लोट कितना का होता है? मिनी लोट जो होता है ये होता है 0.1 का। 0.1 लोट, 0.1 यानी कि 10 गुना कम होता है। इसमें आपकी जो क्वांटिटी होती है 10,000 होती है। जो भी आप खरीदेंगे उसका संख्या 10,000 होगा। तो 10,000 का संख्या भी कम नहीं होता है। हम कोई भी चीज खरीदेंगे 10,000 पीस, 0.1 लोट का मतलब होता है 10,000 पीस। वो भी बहुत ज्यादा होता है। उतना का पैसा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो थर्ड कैटेगरी में हैं, हम लोग रिटेलर में हैं। और तीसरा जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो लोट। माइक्रो लोट जो होता है 0.01 का। इसमें आपकी जो संख्या होती है वो 1,000 होती है। जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, अगर 0.01 का आपका लोट का साइज है तो यानी कि आप 1,000 पीस वो चीज खरीद रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात पे। प्रैक्टिकल बात पे आते हैं कि कितना का फंड में हमको कौन सा लोट पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि वहां पर जब आप ट्रेड करेंगे तो वहां साइज पूछेगा, लोट साइज। लोट साइज पूछेगा और आपको पता नहीं रहेगा, आपने डायरेक्ट 1 डाल दिया। 1 डाल दिया तो आपके पास तो उतना पैसा ही नहीं है, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो एक लगभग मैं आपको एक अनुमान प्रैक्टिकली मैं बता दे रहा हूं कि कहां गया कर्सर? हाँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। ये जो माइक्रो लोट है जो रिटेलर के लिए बोला जाएगा, इसमें जिसका फंड $100 है, यानी कि लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, है ना। $100 या 10,000 में लगभग मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्स में बोल रहा हूँ। ठीक है। उसे ट्रेड करना चाहिए माइक्रो लोट पे। 0.01 ये लोट साइज पे उसको ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए।
जिसका फंड लगभग $1000 है। $1000 में आप 2 जीरो और जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग लगभग 1 लाख। 1 लाख उसको 0.1 के लोट पे ट्रेड करना चाहिए। और जिसका फंड $1 लाख है, $1 लाख, यानी कि उसमें 2 जीरो और जोड़ दीजिए, यानी कि 1 करोड़ जिसका फंड है, उसको इस लोट पे ट्रेड करना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि जब आपके मोबाइल पे लोट साइज वहां पूछा जाएगा, तो लोट साइज में आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन सा संख्या को लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, या 0.01 लिखेंगे? आंसर कीजिए। लोट साइज में आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, कि 0.01 लिखेंगे? आंसर कीजिए। सुनील बारा जी का आंसर है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराम जी का आंसर है 0.01। एकदम आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं जो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, आप लोगों की तरफ से पूरी तरह से रिसीव किया जा रहा है। अब कम्युनिकेशन हमारा पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है। मैं जो मैसेज दे रहा हूं आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करके उसको डिकोड कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं। उपेंद्र बांदा जी, चलिए आप आंसर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं, नहीं आंसर करेंगे तो फिर तो अब ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रेड करेंगे वहां पे लोट साइज पूछा जाएगा, यानी कि ऑप्शन वहां जगह रहेगा भरने का। आप लोट साइज में 0.01 भरेंगे, 0.1 नहीं भरेंगे, 1 तो बिल्कुल नहीं भरेंगे, क्योंकि अभी आप उस कैटेगरी में पहुंचे नहीं है। वो भरा जाएगा बाद में, जब आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे तब भरा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह लोट साइज आपको समझ में आ गया होगा। लोट क्या होता है? कोई भी चीज को खरीदते हैं तो हम लोट में खरीदते हैं। लोट एक संख्या होती है, और अपना फंड के हिसाब से आप उतना ही लोट खरीद पाएंगे। उससे ज्यादा का लोट दे देंगे, आपका फंड खत्म हो जाएगा अगर लॉस में चला गया तो। ठीक है, तो आपको लोट साइज 0.01 पे ट्रेड करना है। चलिए हम समझ गए कि ऑनलाइन मार्केट होता कैसे है। सेम टू सेम जैसा फिजिकल मार्केट चल रहा है, सेम टू सेम वही होता है। उसका बेसिक कंसेप्ट जो है, मूल आधार सेम है। खाली ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका ये सब थोड़ा अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। वहां पर ऊपर वाला को समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, बीच वाला को समझ लीजिए होलसेलर, और नीचे वाला को समझ लीजिए रिटेलर। हम लोग गांव का दुकान में बैठने वाला, हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, क्या दुकान बोलते हैं गांव का दुकान को? क्या दुकान बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। बनिए की दुकान, किराने की दुकान, सॉरी, किराने की दुकान। तो हम लोग अभी किराने की दुकान वाले आदमी सब हैं, पान गुमटी में बैठने वाले लोग हैं। अभी हम लोग बहुत बड़ा अभी मॉल के लेवल पे अभी आए नहीं है। जब आएंगे तो उस लोट पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम लोग जान चुके हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। अब करेंसी का मतलब क्या होता है हम सब समझ चुके हैं, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ईश्वर ने भी कैसे जोड़ी बनाई है। माने मेल फीमेल का एक जो है एक पेयर बनाया गया है, मेल फीमेल का। यानी कि दोनों का कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों मिल के रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। फॉरेक्स भी इसलिए स्टेबल है मुझे लगता है कि यहाँ भी एक पेयर बनाए गए हैं, और दोनों का कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों मिल के रहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी के पेयर के ऊपर ट्रेड किया जाता है। चलिए अब देखते हैं करेंसी का पेयर क्या होता है। चलिए मैं लिखता हूं एक US डॉलर ओब्लिक INR। INR का मतलब सब समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया मैंने US डॉलर ओब्लिक INR, लिख दिया 97.03। अब इसको समझेंगे, इसे समझेंगे कैसे? एक को समझ गए तो दुनिया को सभी को समझ गए। एक करेंसी पेयर को समझ गए, उसको पढ़ने का समझने का तरीका तो बाकी का भी सेम है। इसका यह मतलब होता है, ये US डॉलर जो है पहली जो करेंसी है, उसे हम कहते हैं बेस करेंसी, यानी कि यह आधार करेंसी है। इसे कहते हैं हम बेस करेंसी। करेंसी का मतलब सब समझते हैं, किसी भी देश की मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं। बेस करेंसी यानी कि मुद्रा, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा जो है INR, ये कोट करेंसी, कोट करेंसी, यानी कि INR से हम US डॉलर का रेट को खरीद बिक्री कर रहे हैं। और ये बराबर के बाद जो लिखा हुआ है 97.03, ये एक लगभग में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है, ये लगभग में है। हो सकता है कि आज की तारीख में US डॉलर का रेट 97.03 रुपीज ना हो, 96 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, एक महीना लगभग में लिखा है समझने के लिए। ये जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए आपको 97.03 INR आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताएं, मैं कुछ जोड़ों के कुछ लिस्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग उसे उतार लें। ये पूरे विश्व में ये सारे जोड़े जो हैं, ये सारे जोड़े बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं, नुकसान कम देते हैं, और विश्व में ज्यादातर लोग इन जोड़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इन जोड़ों की मैं कुछ लिस्ट है, 5 6 7 लिस्ट है, आप इसे लिख लें, उसके बाद मैं पूछूंगा इसका मतलब क्या है। चलिए, कुछ मेजर जो हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण मेजर करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर यानी कि जोड़ा, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण मुद्रा का जोड़ा, महत्वपूर्ण मुद्रा का जोड़ा कौन कौन सा है, ठीक है। इसे मैं कुछ लिख देता हूं लिस्ट में, आप लोग लिख लेंगे। पहला, एक बात मैं और बता दूं कि विश्व में जितने भी करेंसी हैं अलग अलग देशों के, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे उसे 3 अक्षरों से नामित किया जाता है, 3 अक्षरों से उसे दर्शाया जाता है। किसी भी देश का करेंसी हो, उसे 3 अक्षरों से ट्रेडिंग की फील्ड में दर्शाया जाता है, 3 ही अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये एक जोड़ा है यूरो और USD का, यानी कि यूरो यूरोप की वहां की करेंसी है यूरो, इसको पूरा नाम अगर लिखें तो इस तरह से लिखते हैं यूरो, पूरा नाम ऐसे लिखते हैं। US डॉलर को लिखते हैं US डॉलर, ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ट्रेडिंग के फील्ड में सिर्फ 3 अक्षर से करेंसी को दर्शाया जाता है, ये पूरा नाम हो गया, लेकिन इसे 3 अक्षर से दर्शाया जाता है, आपको समझना है। EUR माने यूरो है, USD माने US डॉलर है, ठीक है। इन जोड़ों को आप लिख लें 5 6, जो विश्व में सबसे ज्यादा जिस पर ट्रेडिंग किया जाता है। बाकी बहुत सारे देश हैं, 200 प्लस देश हैं, बहुत सारे करेंसी है अलग अलग देशों की, लेकिन इन ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूं इस पे ज्यादातर ट्रेड किया जाता है, मेजर। दूसरा, GBP USD, ये हो गया यूरोप का, ये हो गया ब्रिटेन का, ब्रिटिश पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पूरा नाम, पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पूरा नाम बाद में सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। फिलहाल खाली लिख लें GBP USD। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है AUD USD, AUD माने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पहला वाला हुआ यूरोप का, सेकंड वाला हुआ ब्रिटेन का, ब्रिटेन पाउंड, वहां पाउंड चलता है, और तीसरा जो हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये ऑस्ट्रेलिया का। अब चौथा नंबर लिखते हैं, चौथा नंबर, चौथा नंबर आ जाते हैं। आप लोग बताएं भाई किस देश का है, कौन सा देश का है, कोई बताएं। अब पता चलेगा कि आप लोग का सिक्स सेंस कितना काम करता है। NZD US डॉलर, ये NZD किस देश की करेंसी है? मैसेज में लिखे, अनम्यूट होकर बताएं NZD का मतलब क्या है, कौन सा देश का करेंसी है। कोई भी मैसेज करें, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। एक न्यूजीलैंड। एक आंसर आया है नेदरलैंड, और किनका आंसर आया था? न्यूजीलैंड। अच्छा, ये Vivo 1951
आप चलिए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। SR कमल जी, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही। तो ओवरऑल हम लोगों ने समझा ये न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर। हम सब लोग इस बात को समझ गए। तो चौथा नंबर हो गया न्यूजीलैंड डॉलर और USD का पेयर है। पांचवा नंबर जो है, अब आते हैं हमारा USD JPY। अब ये बताइए, USD तो US डॉलर है, लेकिन JPY किस देश की करेंसी है बताइए? जापान का ना JP, सर? यस, जापान का जिसने सर? आंसर किया, जिसने भी आंसर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, जापान की करेंसी है, इसे कहते हैं जापानीज येन। जापान की करेंसी को येन कहते हैं, उसका पूरा नाम है जापानीज येन। उसके वो बाद आते वीवो हैं, वीवो वाले जो है ना, वो अपना नाम लिख ले सर जी। वीवो जी, वीवो वाले जो हैं, Vivo 1951, अपना नाम लिख लीजिएगा। हाँ, चलिए, अब छठवां नंबर जो करेंसी है उसके बारे में मैं बता दूं। मैं भी जब लाइफ में फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये CHF होता क्या है। ठीक है, अभी किसी ने, शायद किसी ने बता रहा था या बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा बोले थे कि नहीं बोले थे। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सुना है आप लोगों ने? जरूर सुने होंगे, स्विट्जरलैंड बहुत ही फेमस जगह है। DDL, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में स्विट्जरलैंड में बहुत शूटिंग वगैरह हुआ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है स्विस फ्रैंक। उसका नाम है स्विस फ्रैंक। इसको जो दर्शाया जाता है CHF से दर्शाया जाता है। इस करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक। इसको CHF से दर्शाया जाता है, ये स्विट्जरलैंड की करेंसी। ठीक है, CHF। अब सातवां जो है, ये लास्ट है, सातवां नंबर। इन सबको आप लिख लें। सातवां नंबर जो है USD CAD। अब ये बताइए कौन सी देश की करेंसी है CAD? कनाडा का सर? नहीं नहीं नहीं। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये कैनेडियन डॉलर है। तो ये 7 मेजर करेंसी पेयर है जिसपे पूरे विश्व पे ट्रेड चलता है। सारे लोग अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। कोई GBP USD में करता है, कोई USD JPY में करता है ना, कोई न्यूजीलैंड करेंसी पे करता है, न्यूजीलैंड के पेयर पे करता है। चलिए, आप लोगों ने ये 7 करेंसीज को जान लिया। अब आते हैं, मैं ये मानता हूं कि किसी भी चीज को, उसके फायदों को जानने के साथ साथ उसके नुकसान को जानना बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज का। अब मैं आपको यदि गाड़ी चलाने सिखाऊंगा, सिर्फ एक्सीलेटर बढ़ाने ही सिखाऊंगा और आपको गियर चेंज करने और ब्रेक दबाने नहीं सिखाऊंगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। हो सकती है क्या, निश्चित तौर पर होगा। अगर आपको ब्रेक दाबना नहीं आता है, गियर चेंज करना नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो आइए, कल मैंने एक चीज बताई थी जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है। आज मैं दूसरी चीज और बताऊंगा जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है, और ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल नहीं है वो लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं। ओके, चलिए। कनाडा, अच्छा, आपने अपना Vivo 1951 अपना नाम रीनेम नहीं किया है, कर लें। अब नहीं आता है तो मैं बता दूं, पार्टिसिपेंट्स में जाएं, जहां पर व्यक्ति का लोगो बना हुआ है पार्टिसिपेंट में, वहां जाएंगे, आपका नाम पहले नंबर पर नजर आएगा, Vivo 1951 Z1 Pro। वहां दबाएंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम में दबाएंगे, आप नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आगे के सेशन पे, क्योंकि ये एजुकेशन का सेशन है, तो थ्योरी में थोड़ा थोड़ा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन बोर होना नहीं है, क्योंकि सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज्ञानवर्धक हैं, जो आपके लाइफ में ये बहुत काम आने वाली हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर इन सारी चीजों को जानते नहीं है, जो चीज आप जान रहे हैं डीपली। तो आज हम जानेंगे कि पूरे विश्व में जितने भी युद्ध होते हैं, पूरे विश्व में नए नए चीज लॉन्च किए जाते हैं, पूरे विश्व में मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, कोई चीज लॉन्च होता है,
तो उसका हमारे विश्व के स्तरीय बाजार पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको पता चल जाए पहले से कि आज शाम के 3 बजे बहुत बड़ा एक जो मार्केटिंग एजेंसी है उसका लॉन्चिंग होने वाला है, एक बैंक है जो 3 बजे बंद होने वाला है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में उसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज हम कैसे जानेंगे? अगर हमें पता चल जाएगा तो हम नुकसान होने से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि दिन के 11 बजे जो है मार्केट पूरा डाउन जाने वाला है, तो हम अपने आप को नुकसान होने से बचा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जानेंगे कैसे? पूरे विश्व का जो न्यूज होता है इसे हम कैसे जानेंगे? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो आपको भारी नुकसान करा सकता है। तो ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग लिख लेंगे कॉपी पे। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इजी से इजी वे में सारी चीजों को समझा सकूं। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है, सर हमें तो वर्ल्ड क्राइसिस, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आती नहीं है, अगर गलती से पढ़ भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो न्यूज पढ़ेंगे कैसे और उसका हम जानेंगे कैसे? इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। आप लोग टाइप करेंगे FOREX, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री, गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, लिख लें अपने कॉपी पे और इसे आप एंटर कर दें। यहां क्या आया? पहला में जो है वेबसाइट आ गया www.forexfactory.com, www.forexfactory.com, ये आपका वेबसाइट आ गया। आपको वेबसाइट पे क्लिक करना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके नीचे है कैलेंडर, ये कर्सर मैंने लगाया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है? कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर तो सब लोग जानते हैं, आपके घर में टंगा हुआ होता था पहले, अभी तो होता है कि नहीं पता नहीं। तो मैंने कैलेंडर पर क्लिक किया, कैलेंडर पे क्लिक किया तो क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ तारीख देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड में कैलेंडर देखने को मिल रहा है, फिर तारीख देखने को मिल रहा है। चलिए मैं यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। आज कितना तारीख है? आज हमारा है 9 तारीख। ये देखिए यहाँ पर तारीख लिखा हुआ है ट्यूसडे 9 जून। आप अपने मोबाइल को अभी पोर्ट्रेट यानी सीधा खड़ा हुआ है उसको टेढ़ा करके लग रहे, लैंडस्केप करके लगते हैं। अभी दरवाजे की तरह खड़ा है, आप उसको टेढ़ा कर लें। ठीक है, 9 जून, आज 9 जून है, आज 9 जून है। अब यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखें। 9 जून के बगल में आपको क्या दिख रहा है? अच्छा मैं इसे डिलीट कर दूं, 1 मिनट। नौ जून के बगल में 9 जून से लेकर 10 जून, नीचे में 10 जून दिख रहा है ना। 9 जून के बगल में क्या दिख रहा है? टाइमिंग का जो है एक लिस्ट दिख रहा है, टाइमिंग का एक सीक्वेंस दिख रहा है। अब ये हो गया 9 जून, ये वाला, ये 9 जून हो गया। और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या दिख रहा है? ये टाइम दिख रहा है, 4:15, 4:31, 5:20, 6 AM, 7 AM, ऐसा ही टाइम दिख रहा है। बीच में क्या दिख रहा है? ये बीच वाला, ये करेंसी दिख रहा है, यानी कि अलग अलग देश की मुद्राएं दिख रही हैं। जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, केनियन येन, यूरो, JPY, कैनेडियन डॉलर, इस टाइप का हमें दिख रहा है। अब उसके बाद जो दिख रहा है एक पीला रंग का बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा, ठीक है, ये बॉक्स लग जा रहा है। बगल में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके डिटेल पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आएगा, उतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आंख अगर आपका सही है तो आपको सिर्फ बॉक्स को देखना है। बॉक्स जो है 3 रंग के होते हैं, बॉक्स 3 रंग के होते हैं। यहाँ पीला रंग का नजर आ रहा है। पीला रंग का जो मतलब होता है, पीला रंग का मतलब होता है कि ये जो न्यूज है, जो भी न्यूज है, ये जापानीज येन का न्यूज है कि M2 मनी स्टॉक, इस पर कुछ होने वाला है, M2 मनी स्टॉक पर कुछ होने वाला है। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बाद में जब आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि पीले रंग का बॉक्स है, इसका मतलब है
कि लो इम्पैक्ट है इस न्यूज का मार्केट पे। मार्केट जैसा नॉर्मल चलता है वो नॉर्मल चलेगा, इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। लो इम्पैक्ट है, इसका प्रभाव बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब पीले रंग के बाद जो आता है कलर, वो आता है ऑरेंज कलर। यानी कि 9 तारीख को जो मार्केट है, जो भी न्यूज आया है उसका मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसे मार्केट चलता है वैसा चल रहा है। अब आते हैं 10 तारीख पर। ठीक है, अब आते हैं 10 तारीख पर। अब देखिए 10 तारीख पे क्या दिख रहा है। 10 तारीख पे हमें नजर आ रहा है रेड कलर। ये देखिए 10 तारीख कब है, आज तो मुझे लगता है 9 तारीख है, कल है 10 तारीख, है ना। 10 तारीख पे देखिए हमें रेड कलर नजर आ रहे हैं। ये देखिए रेड कलर, ये ये सब रेड कलर नजर आ रहा है। रेड कलर का मतलब होता है कि मार्केट पे उसका हाई इंपैक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कब पड़ेगा, देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है 6 बजे शाम को। किस करेंसी पे पड़ेगा, यूएस डॉलर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर यहां पे प्रभाव पड़ता इस जगह पे, तो जापानीज येन पे उसका प्रभाव पड़ता। तो कल शाम के 6 बजे, कल 10 तारीख है, कल शाम के 6 बजे रेड कलर दिया हुआ है, यानी कि मार्केट पे उथल पुथल होने वाला है। कोई भी व्यक्ति 6 बजे से रात के 8 बजे तक बहुत सारा न्यूज आने वाला है। रात के 8 बजे तक मार्केट में बहुत वोलाटिलिटी रहेगी, माने मार्केट वोलाटाइल रहेगा। वोलाटाइल का मतलब होता है, ट्रेडिंग की भाषा में सामान्य शब्दों में समझे तो प्राइस पर उतार चढ़ाव बहुत रहेगा। वोलाटाइल, वोलाटाइल इसको बोलने की भाषा में वोलाटाइल, वोलाटाइल रहेगा। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि प्राइस पे, यानी कि जो रेट चल रहा है, जिस भी चीज का रेट चल रहा है, प्राइस पर, प्राइस का बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। यानी कि कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, उतार चढ़ाव रहेगा। वोलाटाइल का मतलब समझ गए, ये एक भाषा है, धीरे धीरे समझेंगे। मैं बोलूंगा कि मार्केट वोलाटाइल है तो समझ जाइए कि प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अब उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको कल क्या क्या करना है, अभी से आपको मैसेज मिल चुका है कि कल शाम को 6 से 8 बजे तक, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आपको ट्रेडिंग में एंट्री नहीं करना है, मोबाइल बंद रखना है, ट्रेड नहीं करना है। आप बताइए, आप एक्सीडेंट होने से बच गए कि नहीं। आपको पता नहीं होता, हम शाम को 5 बजे ड्यूटी से आते, 5:30 बजे तक सब्जी उब्जी खरीदते, चाय पानी पीते, अब 7 बजे ट्रेडिंग पे बैठ जाते, तो आपकी संभावना हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं। तो आपको समझ में कैसा आया, आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ कलर देखा। बॉक्स का कलर रेड है माने खतरा है, बॉक्स का कलर रेड है मतलब खतरा है। ठीक है, आइए अब आते हैं 10 तारीख को, और भी कुछ है क्या, थोड़ा नीचे आते हैं। 10 तारीख का खत्म हो गया। 11 तारीख को फिर है शाम के 5:45 में, 11 तारीख को। तो ऐसा आप आने वाले समय का आपको पहले से ही पूरा शेड्यूल तैयार रहता है कि किस दिन कौन सा चीज, जैसे रिफाइनिंग रेट पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है कल शाम को, कल नहीं सॉरी 11 तारीख को 5:45 में रिफाइनेंसिंग रेट। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट है। मॉनिटरी पॉलिसी जो होता है, पैसे की जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, उस पर कुछ बयान आने वाला है 11 तारीख 5:45 में। तो ये सारे जो न्यूज होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसका मार्केट के उतार चढ़ाव पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि आप नुकसान से बच पाए, और इसका फायदा भी लिया जा सकता है जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तब। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो इसका फायदा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंपल, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, खाली
तारीख देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, और सिर्फ ये देखिए कि रेट का। अच्छा, और एक एग्जांपल यहाँ मैं दिखाई दूं। एक नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो नजर आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये जो नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर मतलब उसका इंपैक्ट जो है एक मीडियम है, एक मध्यम स्तरीय उसका प्रभाव पड़ेगा मार्केट पे, ना बहुत ज्यादा पड़ेगा ना कम पड़ेगा। तो ये बॉक्स आपको 3 कलर के मिलेंगे, तो किसी पे ध्यान नहीं देना है, रेड कलर पे ध्यान देना है। जहां रेड कलर आया है वहां पर आप टाइम को आप घेराबंदी कर दीजिएगा कि उस टाइम में मेरे को ट्रेड नहीं करना है। करेंगे कौन? जो एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि न्यूज का प्रभाव से कैसे बचना है, हम लोगों ने इस चीज को सीखा। स्क्रीन शेयर बंद हुआ? नहीं हुआ है, स्क्रीन शेयर बंद नहीं हुआ है, स्टॉप से। एक मिनट। मनोज जी, न्यूज देखने का आइडिया आ गया आपको? हाँ हाँ सर, आ गया। समझ गए न्यूज कैसे देखा जाता है? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा। और सेशन हमारा, और क्योंकि लगभग 8:40 से स्टार्ट हुआ था, अभी 9:30 बज रहे हैं और 5 मिनट चलेगा, और 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा। अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको हमें ट्रेडिंग में फॉलो करने चाहिए। ऐसे कौन से रूल हैं जिनको हमें ट्रेडिंग में फॉलो करने चाहिए। पहला रूल, ये सारी चीजें आप लिख लें, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे इन लिखे हुए चीजों को एक बार जरूर देख लेंगे, और देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे। पहला रूल कहता है कि आप जब भी ट्रेड लें 1% से 2%, इससे ज्यादा का लॉस पर डे ना करें। ट्रेडिंग करने का रूल 1 से 2%, उससे ज्यादा का लॉस पर डे ना करें। एक दिन में उससे ज्यादा का लॉस ना करें, यानी कि आपका फंड यदि 50,000, सॉरी 50,000 नहीं, 5,000, 5,000 यदि आपका फंड है आपके अकाउंट पे, तो आपको एक दिन में 50 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना है। 50 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना है। थोड़ा सा पतला कर दूं। 50 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसे लिख लें, ताकि कैलकुलेटर में आपको डेली का परसेंट निकालना होगा। ठीक है, ये आपका फंड है, मान लेते हैं 5,000, 5,000 आपका फंड है। ठीक है, आपको 1% निकालना है। 1% यानी कि 1/100। इसे आप कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर में लिखेंगे 5,000 गुना 1, और कैलकुलेटर में आपका होगा परसेंट। अब परसेंट को लिखने का जब बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि ये 50 जो है ये 1% है। तो आपका टारगेट क्या है? टारगेट नुकसान का, आपका नुकसान का टारगेट है 50 रुपया। आपको पता चला कि एक दिन में हमको कितना नुकसान करना है? 50 रुपया। अगर आपका फंड है 10,000, तो आपका पर डे का नुकसान कितना होगा? अगर आपका फंड है, मान लिया आपका फंड अब घट के आ गया 4500, तो आपका 1% कितना होगा? 45 रुपया। ये कैलकुलेटर में जब आप दबाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो 45 रुपया क्या है? आपको 45 रुपया से ज्यादा का नुकसान नहीं करना है। ये आज का आपका टारगेट है। आज का मतलब जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उस दिन आपका टारगेट है कि 45 रुपया से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। पहला रूल।
जब भी लॉस करेंगे एक दिन में 1% से या 2% से, 2% तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 1%, 1% से ज्यादा का लॉस आपको नहीं करना है। ठीक है। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाता है, टारगेट आपका हिट हो जाता है, यानी कि आपका 45 रुपया जैसे ही आपका पहुंच जाता है नुकसान में, आपको ट्रेड बंद कर देना है। ट्रेड बंद कर देना है। उस दिन और ट्रेड नहीं करना है। उस दिन का आपका कोटा पूरा बंद कर देना है। कहाँ चला गया कर्सर? चल गया। तीसरा रूल, ये तो मैंने बता ही दिया कि 1% से ज्यादा का आपको लॉस नहीं करना है। साथ ही आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग मतलब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है। एक दिन में 5, 10, 15 हो गए बहुत है, ऐसा नहीं कि आप 30, 40, 50 पहुंचा दिए। नहीं करना है। अब चौथा चीज पे आते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर खाली है। चौथा, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशनल यानी कि भावनात्मक, भावनात्मक ट्रेडिंग नहीं करना है। ये भावनात्मक ट्रेडिंग क्या होता है? अरे मैंने 45 रुपया चले गया, हम अभी लेके छोड़ेंगे और एक ट्रेड लगाएंगे, एक ट्रेड बड़ा लगाएंगे, एक ट्रेड में 45 आ जाएगा। फिर चले गया 90 रुपया हो गया, 90 रुपया चले गया, हम लेके छोड़ेंगे। फिर हम ट्रेड लगाएंगे, एक ट्रेड लगाएंगे सीधा 90 रुपया का, 90 रुपया वापस, 90 से फिर पहुंच गया 180 पे। तो ये जो होता है, भावनाओं में बह जाना, मार्केट को अपना दुश्मन समझ लेना, और दुश्मन समझ के बदले की भावना, जिसको हम लोग कहते हैं बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग, कि मुझे बदला लेना है, मेरा 45 ले लिया तो हम उससे 50 लेके ही छोड़ेंगे। ट्रेडिंग में आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। 4 नंबर हो गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, आगे 5 नंबर। ट्रेडिंग में आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल यानी कि बिल्कुल एक सामान्य अवस्था पे रहना है। सामान्य अवस्था पे, सामान्य अवस्था पे रहना है। सामान्य अवस्था पे रहना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल आप कब रहेंगे? अब इसका कंडीशन देखिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं न्यूट्रल कब रहेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि मार्केट को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी साइड में भी आ रहा है। अब देख देख के आपका दिमाग में क्या बैठ गया कि मार्केट ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है, तो हो सकता है ऊपर जाएगा। आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लिया और ऊपर गया मार्केट, आप प्रॉफिट कमा लिए। लेकिन आपके दिमाग में क्या बैठ गया? पूरा सेटअप बैठ गया है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा। आपने अगला ट्रेड क्या लिया? फिर आपने ट्रेड लिया ऊपर जाने से प्रॉफिट होने का, उस समय मार्केट नीचे चला गया। ये क्यों हुआ? पहला ट्रेड लेने से पहले आपने पूरे मार्केट को एनालिसिस किया, लेकिन सेकंड ट्रेड लेने से पहले आपने एनालिसिस नहीं किया। सेकंड ट्रेड को आपने पहला एनालिसिस में ही लेने का प्रयास किया। और यहां बोला जाता है कि हर ट्रेड एक नया ट्रेड होता है, और हर ट्रेड पे एकदम शुरुआत से आपको मार्केट का एनालिसिस करना होता है। इसीलिए आपको न्यूट्रल अवस्था में खुद को लाने के लिए करना क्या है? एक ट्रेड आप लिए, वो चाहे प्रॉफिट में गया हो या नुकसान में गया हो, उसके बाद आपको ब्रेक लेना है। प्रॉफिट आया तो भी ब्रेक, नुकसान आया तो भी ब्रेक, ताकि दिमाग जो है स्थिर अवस्था पे आ सके, न्यूट्रल कंडीशन पे आ सके, और अगला ट्रेड के लिए आप फिर एक नए सिरे से मार्केट को एनालिसिस करना शुरू कर सके, नए सिरे से। इसीलिए आपकी मानसिक अवस्था न्यूट्रल होनी चाहिए। उसके लिए पर ट्रेड, हर ट्रेड पर, हर ट्रेड पर, हर ट्रेड के बाद, माने हर व्यापार के बाद, हर ट्रेड के बाद ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है, हर ट्रेड के बाद ब्रेक लेना है। एक ट्रेड लिए, नुकसान हो गया, ब्रेक ले लीजिए, 2-3 मिनट इधर उधर घूम लीजिए,
दिमाग को न्यूट्रल कर लीजिए। वो पहले वाला ट्रेड का असर दिमाग पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, आप रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, चले क्या अभी मैं उसको लूट के लाऊंगा। ठीक है, ये सारी कुछ नियम है, ये सब लिख के रखें, जब भी ट्रेड लेंगे ये सारी चीजों को आपको देखना है। ये सारी चीजें देख लेंगे, आपका नुकसान बहुत नहीं के बराबर होगा, नहीं के बराबर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और उसके बाद हम लोग आज का सेशन को एंड करेंगे। अब बात करते हैं कि आप सब लोग जो यहाँ पे हैं, कितने लोग हैं, जल्दी से हैंड रेज का बटन दबाइए या यस कीजिए, जो लोग स्पेशल ट्रेडर बनना चाहते हैं। जल्दी से मैसेज पे या तो यस कीजिए या तो हैंड रेज कीजिए, जो स्पेशल ट्रेडर बनना चाहते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, या तो यस लिखिए या तो आप हैंड रेज कीजिए। चलिए, लगभग बहुत सारे लोगों के यस हैंड रेज आ रहे हैं, थंब भी आया है, बहुत अच्छा है, यानी कि सब लोग एक अच्छे स्पेशल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अब हम समझेंगे प्रायोरिटी को, यानी कि प्राथमिकता। अब हम समझेंगे प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए। प्राथमिकता हमारी प्रॉफिट करने की नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट करने की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक शर्ट छोड़ के गई थी। हाँ, प्रॉफिट करने की नहीं होनी चाहिए, थोड़ा म्यूट कर दें। प्राथमिकता प्रॉफिट करने की नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, हमेशा पहला प्राथमिकता जो रहेगा, जब भी ट्रेड लेंगे, पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा, पहला प्राथमिकता कैपिटल को बचाना है, कैपिटल को बचाना है। अब आप किशन कन्हैया की बांसुरी पे नाचना चाहते हैं, तो भाई बांसुरी रहेगा तब तो बचेगा। अब बांसे नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बचेगा, आपका कैपिटल ही खत्म कर देंगे, तो क्या प्रॉफिट और क्या लाइफ। तो बांस को बचा कर रखना है, तब बांसुरी बजेगा, अब आप किशन कन्हैया की तरह नाचेंगे। तो पहला प्राथमिकता हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल को बचाना है, प्रॉफिट करना है मत सोचिएगा, कैपिटल को बचाना है। जब आप प्राथमिकता को तय कर लेंगे ना, कैपिटल बचाना है, तो आपका प्रॉफिट एकदम मार्जिन से चलने लगेगा, आपका कैपिटल भी बचेगा, आपका लॉस भी बहुत नहीं के बराबर आपका जो लॉस होगा। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई गई थी। हमने बहुत सारे, जब सीखते समय बहुत सारा लॉस किया, बहुत सारे ठोकर खाए, यानी कि बोल सकते हैं ऑनलाइन में ठोकर खाए। तो सारा चीजों का एकदम मैं आपको रियल अनुभव आपको बता रहा हूं, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग वो नुकसान पे ना पहुंच जाएं, आप लोगों का नुकसान ना हो। तो पहला प्राथमिकता हमेशा होना चाहिए, कैपिटल को बचाना है। इस माइंडसेट से आप चलेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, और प्रॉफिट भी एकदम मार्जिनल प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होगा। अब बोलते हैं, ये तो हो गई प्राथमिकता। अब स्पेशल ट्रेडर बनने के लिए जो लोग हाथ उठाए थे, स्पेशल ट्रेडर कौन होता है, स्पेशल ट्रेडर वो होता है जो रिस्क को जबरदस्त मैनेज करता है, जो रिस्क को जबरदस्त मैनेज करता है वो होता है स्पेशल ट्रेडर। ठीक है, जो रिस्क को मैनेज करने जानता है ना, वो स्पेशल ट्रेडर होता है। तो यहां पर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है स्पेशल ट्रेडर बनने के लिए, कि आपका लॉस कितना कम हो रहा है। और जो ये जानता है मुझे ट्रेड कब नहीं करना है, वो स्पेशल ट्रेडर बन जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बताए जब आपको ट्रेड नहीं करना है। न्यूज देखेंगे, रेड पॉइंट आया, आपको ट्रेड नहीं करना है।
कल मैंने बताया था अमेरिकन सेशन शुरू होगा 6 बजे के बाद, 6:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। तो स्पेशल ट्रेडर वो होता है जिसे पता होता है कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट बताई। कल से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। आपके मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। आपको कैसे ट्रेड लेना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो ही चीज होती है, खरीदना और बेचना। यानी कि ये, मतलब कहूं अगर ऑपरेट करने की बात, कि चलाने की बात, तो एक जो 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इसे चला सकता है, क्योंकि 2 बटन होते हैं। कॉल को रिसीव करो, कॉल को डायल करो, या तो रिसीव करो या तो काटो, तो सेम चीज है। या तो बाय करो या तो सेल करो, 2 ही बटन होते हैं। तो ये तो कोई 3 क्लास का बच्चा भी ऑपरेट कर देगा, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाएगा। बाकी ऑपरेट तो कोई भी कर पाएगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मोबाइल का ऑपरेट आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे मुकाम पे एक अच्छे ट्रेडर के रूप में अपने आप को साबित कर पाए। रोहिणी का क्लास है, अपसेंट ना हो। आप सबों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।